Okay. Now. तो हम लोग देख रहे थे एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किस ईयर में इंडिया आए और वो किस कंट्री से आए? साउथ अफ्रीका में। उन्होंने क्या काम किया? सर उन्हें जो वहाँ को फ्रीडम दिलाई और जो रेसिज्म था वहाँ को खत्म किया। बिल्कुल सही। नाउ इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। 1915 से वो 1916 तक पूरे देश में घूमते ही रहे। और जब वो आए थे, जब वो पूरे कपड़े पहन कर आए थे, लेकिन जब देखा उन्होंने कि यहाँ के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम सिर्फ एक लंगोटी पहनेंगे और इसके अलावा जब तक सबके पास कपड़े नहीं हो जाएंगे फिर हम और नहीं पहनेंगे। फिर वो उन्होंने कपड़े पहनना छोड़ दिया। नाउ इसके बाद अब यहाँ बताया गया है कि his earliest intervention were in local movements in चंपारण। बिहार में चंपारण में जो मूवमेंट्स चल रहे थे, खेड़ा और अहमदाबाद, where he came into contact with राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने 3 जगह मूवमेंट चल रहे थे। तो चंपारण में कौन सा मूवमेंट चल रहा था, ये तीनों मूवमेंट अब बता दे रहे हैं। और इसमें उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया और लोगों से कहा कि नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें शामिल हो जाओ। नाउ लेट अस सी, ये सब गांधी मूवी में दिया हुआ है। नाउ अब देखिए कि What was the चंपारण मूवमेंट? ये मूवमेंट आपके साथ आगे बहुत सालों तक रहेगा, जब तक हिस्ट्री पढ़ोगे। बहुत फेमस मूवमेंट है। तो इट वाज द फार्मर्स अपराइजिंग लेड बाय महात्मा गांधी। द मूवमेंट इज कंसीडर्ड एज हिस्टोरिकल। वहाँ के लोगों से नील की खेती कराई जाती है। तुमको मालूम है कि नील की खेती या इंडिगो प्लांटेशन इतना हेक्टिक है, और जिन लोगों से खेती कराई जाएगी उनका खेत भी बंजर हो जाएगा। कई दिनों तक उनको पैर उसमें रखने पड़ते हैं, हाथ पैर सड़ जाते हैं। नील बनाना आसान नहीं, इंडिगो ना। तो नील क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड में मैनचेस्टर में कपड़ों का कारखाना था, उसको कलर करने के लिए इंडिगो चाहिए होती थी, तो इसलिए वो यहाँ भारत में उगाते थे। और किसानों को कंपलसरी कर दिया था कि तुमको अपने ही खेतों में नील उगानी, इंडिगो। तो इसके लिए किसानों ने इसका विरोध किया, क्योंकि अगर एक बार इंडिगो उग जाती थी तो उस खेत में फिर धान नहीं उग सकता था। धान तो समझते हो ना, पैडी, वो नहीं उग सकता था। तो इसके लिए चंपारण मूवमेंट हुआ। ठीक है। अब अगला देखो कि ये चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। व्हाट वाज खेड़ा मूवमेंट? अब देखो, सो इन चंपारण बिहार, जो फार्मर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन in their fields, उसका उन्होंने विरोध किया। अच्छा, खेदा भी ये गुजरात के हैं। खेदा मूवमेंट गुजरात में होता है। द मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी, मेजर रिवोल्ट इन इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या चीज हुई? खेदा मूवमेंट। तो इसमें दिखाया गया कि नाउ इसमें ऑपरेसिव पॉलिसी फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग ईयर ऑफ क्रॉप फेल्योर। तो द मूवमेंट्स मेन गोल, वहाँ के लोग, बहुत फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे क्या लेना चाहती थी? टैक्सेस लेना चाहती थी।
So Kheda people, Kheda farmers opposed the heavy tax which was levied. They want that the taxes should be subsidized. मतलब taxes को क्या हो जाए, write off कर दिया जाए, because there was famine and the farmers are not in position to give taxes. तो उन लोगों ने, खेदा के लोगों ने इसका विरोध किया. So खेदा farmers opposed हैवी टैक्स, जो उनके ऊपर हैवी टैक्स लेवीड था, लगाया गया था. लेवीड का क्या मतलब है, लगाया जाना. लेवीड ऑन देम डिस्पाइट ऑफ, यद्यपि. डिस्पाइट का क्या मतलब होता है, यद्यपि. डिस्पाइट ऑफ क्रॉप वैल्यू, फसलों के खराब हो जाने के बाद भी उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वो चाहते थे, उसका अपोज किया. और खेदा है कहाँ, दैट इज गुजरात में. और तीसरा क्या लिखा है बुक में, बोलो. अहमदाबाद मूवमेंट क्या था, व्हाट वाज अहमदाबाद मूवमेंट. अहमदाबाद में डिस्पाइट का मतलब है यद्यपि. यद्यपि फसल खराब हो चुकी थी तब भी, दो द क्रॉप वाज फेल्ड, देन आल्सो they were levied heavy taxes. Now let us see hunger strike, that is Ahmedabad सत्याग्रह. इसमें मिल ओनर्स, Ahmedabad workers and mill owners, the oppressive policies, the Ahmedabad workers opposed the oppressive policies on mill owners. जो मिल ओनर्स थे ना, उन्होंने वहाँ के वर्कर्स पे क्या किया, उनसे कई कई घंटों का काम लेते थे और उनको ठीक तरीके से रखते भी नहीं थे. एक ही रूम में कई लोग रहते थे. तो जहाँ 8 आवर्स का वर्किंग आवर होना चाहिए, वहाँ उनसे 14-14 घंटे का काम लिया जाता था. सो अहमदाबाद तो अहमदाबाद तो अभी भी तुम्हें मालूम है ना, कपड़े उद्योग के लिए सूरत और अहमदाबाद बहुत बड़ी जगह है. तो अहमदाबाद वर्कर्स है, मिल वर्कर. अहमदाबाद जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं. मिल का मतलब फैक्ट्री, जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कोई चीज उगाई जाए या पैदा की जाए. मिल मतलब कपड़े के लिए हो सकता है. मिल एनी मिल, जैसे को किसी भी चीज की भी मिल हो सकती है. जहाँ मशीनरी का काम होता है वो मिल होती है. तो अहम आज तो कहाँ पे जरूरत है, अहमदाबाद है 40 ना. तो मिल वर्कर्स protested against oppressive policy of mill owners. तो गांधी जी ने इन सभी को किससे जोड़ दिया, नेशनल मूवमेंट से. बोला तुम लोग नेशनल मूवमेंट करो, बोलो हम भारत आजाद कराएंगे, तुम्हारा सब परेशानी दूर जाएगी. ऑफ मिल ओनर्स. अब देखो रॉलेट एक्ट क्या था. सर इसमें लिखा हुआ है अहमदाबाद, सर इसमें ईयर भी दिया हुआ 1918 बुक में. तो ये दिया गया है. लेट अस फोकस ऑन द डिटेल्स ऑफ मूवमेंट. तो इन्होंने अहमदाबाद लेट ए मिल वर्कर्स स्ट्राइक, तो 1918 होगा ये, 1918 में इन्होंने ये किया. लगभग ये सब एक ही टाइम पे हुए. 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया. रॉलेट एक एक्ट था जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया कानून था. तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया. सबसे पहले हम ये देखेंगे शौर्य कि रॉलेट एक्ट क्या था. गांधी जी गेव ए कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट that the British had just passed. The act curbed the fundamental rights such as freedom of expression and strengthened police power. Gandhiji Muhammad Ali Jinnah felt that government has no right to restrict people's basic freedom.
तो उन्होंने बोला, जैसे हमने आपको एक यहाँ पर दिखाया नहीं था वीडियो, कि तुम्हारे घर में आएंगे और तुम्हारी औरतों को उठा ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे, और तुम 2 साल तक तो कोई उसके लिए केस भी नहीं लड़ सकते हो। तो ये सब फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है ना। तो यही रॉलेट एक्ट आया था कि वो किसी को भी ये मान सकते हैं कि ये पॉलिटिकल एक्यूज है, तुम राजनैतिक अपराधी हो, समझ में आया। तो वो अगर तुम्हें पॉलिटिकल एक्यूज करके बंद करेंगे तो 2 साल तक तुम केस नहीं लड़ सकते हो, 2 साल तो तुम्हें जेल में बंद रहना ही पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने अभी नहीं बताया, तुमको वीडियो भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा हमारे घर में घुस के तो दिखाए, मैं उनकी जान ले लूँगा, ऐसा नहीं बोल रहे थे वो। तो इट वाज ये उन्होंने कहा ये एक्ट वापस लिया जाना चाहिए। द रॉलेट एक्ट केम, ये एक जज थे जो ब्रिटिश जज थे, उनका नाम ही रॉलेट था, तो उन्हीं के नाम पे ये एक्ट बना, उन्होंने कानून बनवाया। एक्ट केम इन 1919। अंडर दिस एक्ट पुलिस कैन पिक अप एनी पर्सन ऑफ इंडिया एंड कैन ब्लेम इट एज रॉलेट में ए आएगा रॉलेट। तो रॉलेट में ए करो सर, वहाँ पे नहीं हाँ। LEMA। रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब देखो, तो अंडर दिस एक्ट पुलिस कैन अरेस्ट एनीबडी एज पॉलिटिकल प्रिजनर, एज मतलब पॉलिटिकल, किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। सो अंडर पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पुट बिहाइंड बार। देवव्रत, इसका क्या मतलब है पुट बिहाइंड बार? फॉर 2 years, फॉर 2 years, ठीक है। द पर्सन हैज नो राइट टू अपील ड्यूरिंग दिस पीरियड। 2 साल तो उसे बंद ही रहना पड़ेगा। पर्सन हैज नो राइट टू अपील ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919। तो उन्होंने, गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। किसके लिए मूवमेंट किया बोलो? हाँ, फॉर इसके लिए अबॉलिशन ऑफ द रॉलेट एक्ट। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट, वो भी उन्होंने 1919 में किया था। ऑन 6 अप्रैल 1919 में किया। सत्याग्रह का मतलब कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है और हम सत्य का आग्रह करते हैं। हम तुमसे द्वेष नहीं करते, तुम चाहो तो हमें मार दो, लेकिन हम सत्य के साथ खड़े हैं, लेकिन हम तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे, तुम्हें घर में घुसने भी नहीं देंगे, ठीक है। आई हैव नो एनमिटी विद यू, ठीक है, बट वॉट एवर यू आर डूइंग इट इज रॉन्ग। वी डू नॉट वॉन्ट अलाउ यू टू एंटर एंड वी विल नॉट बो इन फ्रंट ऑफ यू, वी विल नॉट ओबे योर ऑर्डर्स। बात समझ आई? इस चीज को कहते हैं सत्य का आग्रह करना। और किसके साथ? अहिंसा के साथ। I will not beat you though we are in a majority but we will not beat you। समझ में आई बात? तो इसको सत्य का आग्रह कहते हैं। 6 अप्रैल को इन्होंने किया। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल को क्या होती है? बैसाखी। तो 12 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया कि कोई 4 आदमी एक साथ नहीं घूम सकते हैं। लेकिन कितने लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता होता है? यहाँ लगता है कि किसी को पता चलता है? तो वहां पर 13 तारीख को जैसे हर साल बैसाखी का मेला लगता था। अच्छा, मार्शल लॉ क्यों लागू हो गया? सर, ताकि वो लोग सारे लोग मिलकर उनके अगेंस्ट में को लड़ाई। नो, क्योंकि 11 अप्रैल को बहुत सारे लोग झंडा लेकर के वहां का जो ऑफिस है अमृतसर का, ठीक है कि ना, मेयर का ऑफिस, उसके सामने से निकल रहे थे कि ये रॉलेट एक्ट वापस हो। तो वहां के
जो मेयर ने उन पे गोलियां चलवा दी। अब गोलियां तो चलवा दी, तो जो जब गोली चली तो उसके बाद क्या हुआ, भीड़ इधर उधर हो गई और फिर उन्होंने मार्शल लॉ भी लगा दिया। बात समझ आई कि अब जिससे कि वो लोग कहीं रेसिप्रोकेट ना कर सकें कि हमने गोली चलाई पता नहीं ये क्या कर दें, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी अब मूवमेंट नहीं होगा, इस तरीके का जो मूवमेंट कर रहे गलत है। तो 11 तारीख को क्या हुआ बोलो, बता ही नहीं रही, आप बताओ, सुनते नहीं हम ध्यान से। हाँ बोलो। सर उन्होंने गोलियां चला दी थी जब वो रॉलेट एक्ट को अबॉलिश करना चाहिए। तो 12 तारीख को क्या हुआ, 12 तारीख सर 12 तारीख को उन्होंने मार्शल लॉ को, और 13 तारीख को क्या हुआ, सर बैसाखी का पर हो रहा था और जलियांवाला बाग का कांड सर हुआ। फिर उन लोग को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगा। मार्शल लॉ तो पेपर में निकल जाता है, राजपत्र में, गैजेट में, और पेपर कितने लोग खरीदते हैं जहाँ खाने पीने का पैसा नहीं, कैसे बताओगे लोगों को, कि लोगों को पता चल पाएगा क्या मार्शल लॉ है? या कितने किसान लोग पेपर खरीदते हैं, लोग तो वैसाखी का पर्व बनाने निकले, तो एटलीस्ट उनको ये बता दिया जाता जलियांवाला बाग में कि ये मार्शल लॉ लगा है, तुम लोग चले जाओ, तो चले जाते वो लोग, है ना। उनको मौका देना चाहिए था कि नहीं, ये जिसको जाना होता वो तो चला ही जाता कि नहीं, सिंपली तो नहीं गोली मार सकते हो किसी को। तो ये चीज़ है, तो आप समझ गए कि नहीं। नाउ एज ए डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल, तो 6 अप्रैल को नॉन वायलेंट अपोजिशन हुआ, सत्याग्रह सभा वर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट। क्या तुम ये नीचे क्या देख रहे हो आप, दैट इज जनरल डायर ओपन फायर इन ए गैदरिंग ऑफ पीपल। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ, ये अभी आज की तस्वीर है, ये गोली कांड नहीं है, तो यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ गोलियां लगी थी वहाँ लोगों ने चूने से पोत दिया, ऐसा दिख रहा है कि नहीं, जो कोई गोल गोल सर्कल नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा गोली नहीं, गोली छोटी होगी लेकिन उसको सर्कल कर दिया गया है, यहाँ गोली लगी थी। जब तुम मेहरानगढ़ के लिए जाते हो वहाँ भी तो तोप के जहाँ जहाँ निशान उसको सर्कल बनाया जाता है लाल से, जो तुम्हें मालूम है यहाँ तोप मारी थी, एकदम में यहाँ मारी, तो लोग नोटिस कर सकें यहाँ तोप मारी गई थी, लेकिन मेहरानगढ़ का किला अभी भी सुरक्षित है। कम से कम 12-13 ऐसे निशान तो देखते ही हो। तो वैसे यहाँ दिखाया गया कि किस तरीके से सर्कल है, देख लिया ना आपने, ओके। तो अब वहाँ पर गोली चला दी गई, तो लॉन्च सत्याग्रह सभा मूवमेंट। तो जो 13 तारीख को वहाँ हो रही थी वो सत्याग्रह सभा थी। तो समझ में आई बात की नहीं, कि सत्याग्रह के लिए वो कह रहे थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, एक आदमी से बोल रहा था कि नहीं। तो इसी तरीके से सभा आयोजित, रॉलेट सत्याग्रह टर्न टू फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश मूवमेंट। In April 99, there was a number of demonstration and हड़ताल्स। जलियांवाला बाग atrocities inflicted by जनरल डायर, जलियांवाला बाग कांड, atrocities का मतलब जो उसने किया, ठीक है। सो इसका मीनिंग देखना है, atrocities का मीनिंग क्या होता है। वैसे इसका मतलब है जो घटना हुई, देख लो, ओके। Atrocities meaning of atrocity, अत्याचार, an act of very cruel treatment of someone cruel or something. treatment. So जलियांवाला बाग कांड was done by बाग। मैसेकर का क्या मतलब होता है बोलो, बहुत सारे लोगों का हत्याकांड, बहुत सारे लोगों को मार देना। मैसेकर एग्जीक्यूटेड बाय, ये किसने किया, ठीक है, ऑर्डर्ड बाय जनरल डायर, जनरल डायर वाज कंडेम्ड worthy to be condemned, यानी उसकी निंदा की जानी चाहिए। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood, an honor granted by ब्रिटिश क्राउन ने उनको एक्सेप्शनल पर्सन के लिए नाइटहुड का अवार्ड दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को। उन्होंने देखा इतना गलत किया है, जनरल डायर ने ऐसे मरवा रहा है, उन्होंने अपना ये खिताब वापस कर दिया। जो एक्सेप्शनल होता है उनको भारत रत्न भी मिला है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भी उनको देखा, इवन आइंस्टीन आए थे उनसे मिलने के लिए, वो फोटोज भी हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर उस समय के इतने रेनाउंस पर्सन थे। फोटो ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर विद आइंस्टीन। तो कहा जाता था कि उस समय के दो जो बड़े लेजेंड्स थे वो एक साथ मिले,
दुनिया की बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। जरा देखो तो कि कैसे ये है ना, ये देखो है ना, तो ये देखो इन्होंने आनंद मठ लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या कंट्रीब्यूशन है? जब 3 देशों के राष्ट्रगान लिखे, ठीक है, मतलब बांग्लादेश का लिखा, इंडिया का लिखा और एक वो म्यांमार का लिखा होगा, 3 देशों के राष्ट्रगान, तो बहुत बड़े रिजल्ट है। अब ये टू बी वर्दी, सो रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड है नाइटहुड, उन्होंने नाइटहुड ऑनर ऑफ गिवन बाय ब्रिटिश। अब देखिए, during the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindu and Muslim were united in the first against British fight against rule. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all people who lived in the country, Hindu, Muslim and of other religions. तो महात्मा गांधी ने ये ध्यान हमेशा कहा कि भारत सभी का है, और ये भी ध्यान दिया गया कि रॉलेट सत्याग्रह में सभी लोग पार्टिसिपेट करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इवन सिख्स, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सृष्टि खिलाफत एजिटेशन या खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझती हैं? यस, शौकत अली एंड दूसरे कौन थे? मोहम्मद अली। So as after First World War, Ottoman Empire power was curbed and the power of Khalifa या Sultan was reduced. तो Ottoman Empire was annexed. कुछ जैसे annex का मतलब कुल्हाड़ी से काट के छोटा कर दिया है, तो Ottoman territory was reduced, इतना लिख सकते हो अगर सिंपल में, ठीक है। और the power of Khalifa was also reduced. So against this, Ali brothers started Khilafat movement in India. So after First World War, power of Khalifa, देखो मैं खलीफा लिख रहा हूं, लेकिन आप समझो कि सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इसका मतलब आप सही है नहीं? तो power of Khalifa, that is Sultan of Ottoman. Ottoman Empire सॉरी अभी आजकल क्या बन गया है? वही बता देता, वो सोच रहा था, बस सोचने देते उसको। थोड़ा उसका स्विच देर में चलता है, लेकिन बता देता है। और टर्की के अभी के कौन प्रेसिडेंट है बेटा? तुम मत बताना, उसको सोचने दो, कुछ देर तो सोचेगा, ठीक है। सो दैट इज पावर ऑफ खलीफा वाज रिड्यूस्ड। सिर्फ खलीफा और ऑटोमन एम्पायर कहेंगे, फिर खलीफा का मतलब? खलीफा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का होता है, और जो खलीफा था वो सुल्तान था ऑटोमन एम्पायर। खलीफा एक जगह का नहीं होता है, अभी भी जो खलीफा होगा वहां पर बैठेगा वो पूरे 53 मुस्लिम देश और इसके अलावा भी कहीं भी कोई मुस्लिम रहता है वो सबका खलीफा, सबका। खलीफा का मतलब वो उनका गुरु है, धर्म गुरु। तो जैसे हमारे यहाँ का धर्म गुरु है राम भद्राचार्य जी या शंकराचार्य जी, तो वो सारे हिंदुओं के होंगे ना कोई कहीं पे, तो वैसे खलीफा सबका खलीफा होता है। लेकिन वो टर्की ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान भी, वहाँ राज्य, हाँ बोलो। हाँ, सबका खलीफा, सबको, सभी मुस्लिम को, पूरे विश्व के मुस्लिम को उसी की बात माननी पड़ेगी। धार्मिक बात तो माननी पड़ेगी ना सबको, भले ही वो तुम्हारा राजा ना हो, तुम धर्म मानते हो तो अपने धर्म गुरु की। जैसे पोप की बात है तो क्या सारे क्रिश्चियंस नहीं मानेंगे? तो ये थोड़ी होता है कि हम यहाँ रहते हैं हम क्यों माने। पोप तो सबसे बड़ा उनका फादर माना जाता है ना, वैसे ही।
इसके लिए क्या क्या बताइए, किन दोनों लोगों ने, दैट इज अली ब्रदर्स। सो ऐसा लिखा है, देखो तुम्हारी बुक में भी ऑटोमन एम्पायर तो लिखा ही है, लिखा है कि नहीं। सो इसमें मोहम्मद अली एंड शौकत अली ब्रदर्स, दैट इज मोहम्मद अली। फलक ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ बोलो, खिलाफत मूवमेंट। 1920 तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली बॉम्बे के थे। स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। खलीफत मूवमेंट है क्या, मूवमेंट है खिलाफत। तो ऐसे वर्ड इन्होंने अपने मन से बना दिया। So that the power of Khalifa should be restored. अच्छा, गांधी जी merged this movement with non-cooperation movement. Non-cooperation movement से तुम क्या समझती हो? क्या सत्याग्रह और non-cooperation एक ही चीज मान रही हो कि अलग अलग है? देखो, एक सत्याग्रह मूवमेंट है, ठीक है कि नहीं, और एक है non-cooperation मूवमेंट। तीन है, सत्याग्रह मूवमेंट और दूसरा क्या है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। तीसरा क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीन अलग अलग मूवमेंट हुए ना, इन तीनों में क्या अंतर समझती हो पलक? शौर्य बताना नहीं, तुम सब बता देते हो पहले से ही। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का इंग्लिश मीनिंग क्या है? ये ठीक है, और लोग सब नॉन कॉपरेशन बता रहे थे, सिर्फ यही जो च्युइंगम खाने वाले हैं यही ठीक बता पाते हैं। दिमाग बोलता है डिस ओबे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, ये सविनय विनय पूर्वक, हम विनय पूर्वक आपकी अवज्ञा करते हैं, जो आप बोल रहे हैं उसे नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा, विनय के साथ हम आपकी बात नहीं मानते, जाओ, इसको कहते सविनय। अच्छा, नमक पे टैक्स मांगते हो, नहीं देते टैक्स, हम खुद बना लेंगे नमक। नमक कानून ही तोड़ देंगे तुम्हारा, जाओ समुद्र के किनारे में स्टोव ले जाने, नमक बना लेंगे। इसको कहते हैं अवज्ञा करना। जो कानून बनाओगे सब तोड़ देंगे, जाओ, हमारा देश है, तुम कौन होते हो? इसको कहते हैं अवज्ञा, डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस ही कितनी बड़ी चीज होती है, डिसओबे करना किसी रूलर को, ये अपने आप में। लेकिन उन्होंने कहा हम सब लोग वो सब चीज डिसओबे करें, ओपन है, जो ब्रिटिश बनाएंगे हम उसको क्या करेंगे, डिसओबे करेंगे। और ये है असहयोग, वी विल नॉट कोऑपरेट, ऑल इंडियंस क्विट ब्रिटिश कॉन्वेंट स्कूल, सब बाहर आ जाओ, ऑल प्रोफेसर्स क्विट, लॉयर्स यू ऑल्सो क्विट, आई विल सी हाउ द 1000 ब्रिटिशर्स विल रन इंडिया, यू ऑल क्विट, कम। तो सब वापस आ जाओ, कोई ब्रिटिश सरकार में नौकरी ही ना करे, देखें 1000 लोग कैसे चला लेंगे। इसको कहते हैं असहयोग, वी नॉन कॉपरेट, वी विल नॉट कॉपरेट विद यू। एक है, ये पहला है, सबसे पहले स्टार्टिंग क्या की, यू आर टेलिंग लाई एंड आई से यू आर टेलिंग लाई, इसको कहते हैं सत्याग्रह। वी आर आस्किंग फॉर ट्रुथ, नॉट फॉर लाई। सिर्फ इतना है सत्याग्रह, कि हम सत्य के साथ खड़े हैं और तुम झूठे हो। और दूसरी बात असहयोग, you are liar, so I will not cooperate with you. This is my resignation letter. I will not work with you. I am not working with liars. झूठों के साथ तुम नहीं काम करोगे। तो सब लोग अगर छोड़ देंगे, जितने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है, यहाँ तक कि सैनिक भी छोड़ के आ जाएं, तो ब्रिटिश लड़ेगी किससे? पहले तो भर्ती करती थी, सेना भी छोड़ छोड़ के आने लगे, नहीं रहना तुम्हारी सेना, तुम लड़ लेगी क्या, 1000 लोग चला लेंगे। और तीसरी चीज, जो तुम लॉ बनाओगे, लॉ भी तोड़ेंगे, ये सबसे लास्ट चीज। तो समझ में आ गई? इसको क्या बताया आपने बेटा शौर्य? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम तुमसे कॉपरेट नहीं करेंगे। अच्छा, ये मूवमेंट कब आया? 1919 में आया। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में आया, सत्याग्रह। अब हम ये देखेंगे नॉन कॉपरेशन कब, धीरे एक एक करके आएगा ना, धीरे धीरे हम ग्रेड बढ़ाएंगे अपनी। तो जरा देखिए, फिर इसमें जो 1920 में तो बट बोला गया था कि टर्किश सुल्तान खलीफा पे लगाया गया था क्या लिखा है? ट्रीटी, सिर्फ खिलाफत को उनके फर्स्ट में। तो
इसमें लिखा है टर्किश, वही अभी टर्की बन गया ना, टर्की सुल्तान है, मतलब ऑटोमन एम्पायर बोलो लोग, अब सीधा ऑटोमन बोलो तो कहेंगे कहाँ है ऑटोमन एम्पायर, हम जानते नहीं, वही टर्किश सुल्तान ही समझो, अभी टर्की है। तो उस पर बहुत ट्रीटी लगाई गई थी, संधि हो गई, किसके किसके बीच संधि हो गई, एक्सिस पावर और एलाइड पावर्स के बीच। एक बात होता है जब युद्ध समाप्त होता है तो संधि होती है, और संधि होने के बाद क्या होता है, जो हारता है उसको 2 चीजों का पैसा देना पड़ता है। बताओ किस चीज का, तुमने हमारे यहाँ जो बम गिराया तो हमारी बिल्डिंग टूटी होंगी, उन सब का पैसा दो, और दूसरा हमने जो तुम्हारे यहाँ बम गिराया उस बम का भी पैसा दो। ये होता है, हारने वाले को 2 चीजों का पैसा देना, हमारे बम का पैसा दो जो तुम पे मारा, और तुमने जो मारा उससे हमारा इतना नुकसान हो उसका भी दो। तो ये सब पैसा देगा ऑटोमन एम्पायर, तो छोटा छोटा बिक गया, छोटा सा बचा सब पैसा देने के चक्कर में, और साथ में उसको बोला तुम्हारी सारी पावर खत्म, जाओ। समझ में आ गई बात। सर ये खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? खिलाफत मूवमेंट उसके बाद अब 29 है, ये सब चीज हुई। आप देखो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसकी जो संधि हुई है वो जनवरी में हुई है 1919 में। लेकिन धीरे धीरे लोगों को फिर क्या है कि खलीफा की पावर कम हो गई, तो वो किसी को प्रीच नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, उसकी पावर ही सब खत्म कर दी गई। तो इससे क्या हुआ कि ये मूवमेंट आते आते, खिलाफत मूवमेंट जैसा भी शौर्य ने क्या बताया कि 29 में हुआ, 10 साल तो तब भी लग गए भारत तक पहुंचते पहुंचते। और उसी के साथ साथ क्या इंडिया ने इसको 1929 में कब देखो 20 में, तो कहाँ लिखा है बताओ, तो 1920 मतलब 1919 में संधि हुई, और 1920 में 2 साल लगे, 10 नहीं लगे। 1990 के शुरू में जनवरी में संधि हुई थी, ट्रीटी का क्या मतलब होता है, संधि। और फिर 20 में ये मूवमेंट शुरू होगा, तो लिखो इसमें ये कब हुआ, स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट 1920 में होगा कि नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 2 साल बाद, चाहे यहाँ लिख लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1914 टू 18, बताया था कि नहीं उन्होंने, तुम्हें नहीं बताया था ना, 1914 से 1918 का, तो यहाँ पर 20 में संधि हो गई। और साथ में इसको किसके साथ कपल कर दिया, 21 और 22 में ये बताया इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने कहा क्यों ना मिल के लड़ा जाए, तुम्हारे भी दुश्मन ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश था एलाइट, हमको पता नहीं था एलाइट पावर ब्रिटिश भी तो था, ब्रिटिश, रशिया, फ्रांस और यूएसए 4 देश थे, और हमारे भी दुश्मन ब्रिटिश, चलो मिल के लड़ो। तो गांधी जी कपल्ड दिस मूवमेंट विद, उसको भी बोलो, सोच के बोलेगा, लेकिन सोचने दिया तो पूरा टाइम लेता है, ठीक है। तुम लोग नहीं सोचते बोलने से पहले, वो सोचता है ना। सो गांधी जी started non-cooperation movement in 1921. In 1921, under this movement, इस मूवमेंट के अंदर पलक क्या हुआ बोलो, और स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, अब स्टूडेंट नहीं छोड़ते हैं, स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब छोड़ते हैं, स्टूडेंट्स तो कॉलेज छोड़ेंगे, हाँ, दैट इज गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज। यानी हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, कॉलेज। अच्छा, जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या छोड़ दिया, लॉयर्स लेफ्ट बोर्ड या प्रैक्टिस, ठीक है, प्रोफेसर्स एंड टीचर लेफ्ट कॉलेजेस, प्रोफेसर एंड टीचर्स लेफ्ट कॉलेज। कितना सब हो गया। अच्छा सर गांधी जी, हाँ सर अगर इंडियंस है ना ब्रिटिशर्स को शुरुआत में जब वो इंडिया आए थे तभी कॉपरेट नहीं करते तब, तो हमारा मूवमेंट एक साथ था ही नहीं। आपने देखा कि उसके अभी पिछले ही चैप्टर की आखिरी लाइन पढ़ी, वो बता रहे थे कौन कि हम तो शूद्र हैं,
हम तुम्हारे साथ क्यों लड़े, वो ये हैं, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे। आपस ही में हमारे अंदर फूट थी। और हम लोग इतनी रियासतें थी, 540 रियासत थी, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तुमने शुरू से अभी तक यही तो देखा। सुजाउद्दौला का वो मीर जाफर था, तो कौन कौन था, कोई एक साथ था ही नहीं। किसी को मालूम ही नहीं था कि ब्रिटिश में इतना पोटेंशियल है। और लास्ट तक भी, पिछले चैप्टर तक भी तुम देख रहे थे, ये तो गांधी जी एक वकील थे, उन्होंने अपनी वकील बुद्धि लगाई और सबको बोला इसी मूवमेंट में मिलेगा तुमको जो मिलना है, अलग से मत लड़ो। सबको एक ही झंडे में कर दिया, तभी तो नेशनल मूवमेंट पड़ा। बच्चों क्या पहचाना तुमने, ये किसकी तस्वीर है? आजादी को जीत के लाया ये वो गांधी वीर है, सत्य अहिंसा और स्वदेशी ये जिसके हथियार थे और जिसके पीछे लाखों प्राणी मरने को तैयार थे। जब तक खड़ा हिमालय भू पर, जब तक लहराता सागर, तब तक, जब तक बहती गंगा जमुना, तब तक बापू का नाम अमर है। बात की नहीं? तो उनके पीछे तो लाखों प्राणी किस लिए मर रहे थे? बिकॉज ही हैज ऑलवेज कपल्ड। देखो फिर हो गया, गांधी जी कपल्ड दिस मूवमेंट विद खिलाफत मूवमेंट। कपल्ड का मतलब समझते हो? ये मर्ज्ड, कपल्ड या मर्ज्ड। खिलाफत मूवमेंट विद किसके साथ मर्ज किया? बोलो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इस मूवमेंट ने 1922 तक जोर पकड़ लिया था। देखो लिखा है, सब लोगों ने, मैनी लॉन्स, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजगोपालाचारी, आसिफ अली gave their practice, British titles were surrendered, legislature, जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट मिली थी वो सब सीट भी छोड़ दी, बोले हम तुम्हारी काउंसिल में ही मिलेंगे। जिसके लिए वो शुरू में लड़ रहे थे ना अंडर कांग्रेस, सब सीट भी छोड़ दी। और इसके अलावा लिट पब्लिक बोन फायर, तो इन्होंने विदेशी कपड़ों में होली जलाई। देखो तो इन्होंने क्या किया, ये विदेशी कपड़ों की होली जलाना, गांधी मूवी। स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी, ये इसी में देख लो। नहीं मानते तो फिर उन्होंने ये सत्याग्रह मूवमेंट वापस ले लिया। जब भी कहीं भी एक ऐसी घटना होती थी तो गांधी जी अपना मूवमेंट वापस लेते थे कि सारे लोग मेरी बात माने, एक भी अगर भारत का नहीं मानेगा तो हम अपना मूवमेंट वापस ले लेंगे, ऐसा मतलब। तो अभी आपने देख लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या है, तो समझ लो कि बहुत पहाड़ लग गया होगा कपड़ों का। तो आसानी से देखा जा सकता है कि विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो यही इस मूवी में दिखाया गया है कि बोन फायर किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाना। तो इसमें दिखाया जाए, कहीं पर दिखाया गया होगा, ये तो होली दिखा रहा है, विदेशी कपड़ों को जलाना नेशनल मूवमेंट। ऐसे ही समझ लो बस कि उसकी जला दी गई हो। समझ में आई बात कि नहीं? ना अब देखिए, इट इज खिलाफत मूवमेंट विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने इसके साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। आगे देखिए, ऐसा आपकी बुक में लिखा है कि बोन फायर किया गया ना, देखो पढ़ो कहाँ लिखा है, बट कहाँ पे है? अब अगली लाइन है, दैट इज फॉरेन क्लॉथ्स, बोन फायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। ठीक है, दैट इज फॉरेन क्लॉथ्स वर burned publicly। और क्या किया गया, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ बहुत घट गया, बट ऑल दिस वाज merely the tip of iceberg, large part of country were the brink of formidable revolt। अभी तो शुरुआत भर थी, अभी तो बहुत बड़ा आंदोलन होना बाकी
हाँ, इट वॉज जस्ट अ ब्रिंक ऑफ आइसबर्ग, एक आइसबर्ग का सिर्फ टुकड़ा ही टूटा था, अभी तो पूरा आइसबर्ग ढहना बाकी था। हाँ? ये ट्रेलर था, ये लोग सोच रहे थे नमक कानून टूट गया, ये ट्रेलर मात्र था। जरा आगे तो देखिए, पीपल्स इनिशिएटिव, धीरे धीरे डिफरेंट क्लास के पीपल एक साथ गांधी जी के कॉल को अपने अपने तरीके से लेने लगे। कुछ लोगों को जिसको जो कहना होता था वो गांधी जी के नाम पर कर देता था। किसानों को कहते थे, किसान अगर उनको साहूकारों को मारना है तो गांधी जी आएंगे, अमन लाएंगे और साहूकार को मारने चले जाते थे। जिसको प्लांटेशन वर्कर को छुट्टी जाना होता था तो महात्मा गांधी की जय बोल के वहां से निकल जाते थे असम के चाय बागानों से। जिसके जो मर्जी वो कर रहा था और बस महात्मा गांधी का नाम ले रहा, तो उनको एक ताकत मिल जाती थी कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। जैसे कुछ लोग एक झंडा लेके निकल जाते हैं तो पीछे भी झंडे, आगे भी झंडे, सोचते ही पूरा एक ही ग्रुप है और जिसकी जो मर्जी वो करे। तो हर व्यक्ति अपने ही मन का कर रहा था लेकिन नाम गांधी जी का लगा रहा था। तो पूरे देश में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी ना, तो किसी को देश की नहीं पड़ी थी क्योंकि रियासतें तो अलग अलग थी, लेकिन सबके बारे में गांधी जी जहाँ भी जाते थे उन्हीं की समस्याओं के बारे में बताते। उनको ये नहीं कहते थे कि देश आजाद कराना है, बोलते थे तुम्हारी क्या समस्या है, ये ऐसे दूर है ये चीज। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। व्हाट डज इट मीन पलक भाई, लिकर शॉप्स पिकेटेड? बोलो। सर उस शॉप के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट, उसके बाद वो कुछ बैरिकेड्स लगा देने कि कोई लिकर शॉप में ना जा सके, क्योंकि अगर नशेबाजी करोगे तो देश के लिए क्या लड़ोगे। तो सबसे पहले हमें देश में क्या खत्म करना था, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग कर दी कि कोई जा ना सके। उनको आग भी लगाई गई, बहुत सारी विदेशी दारू की होली चलाई गई। अब देखो, दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल फॉरेस्ट सत्याग्रह भी शुरू हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट लॉ आया था कि नहीं आया था, तो फॉरेस्ट सत्याग्रह भी शुरू हो गया। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेस को लोगों ने अब यूज करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने टैक्सेस देना बंद कर दिया, और इस तरीके से कुछ लोग ये कहते थे स्वराज, दैट गांधी राज वाज अबाउट टू बी एस्टेब्लिश्ड, और लोग ये कहने लगे कि गांधी राज आने वाला है। स्वराज मीन्स गांधी राज, ऐसा बोला जाने लगा। इन सिंध, जो कि पाकिस्तान है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट खिलाफत काल। बंगाल में भी सब लोग खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बंगाल में भी तो बहुत सारे मुस्लिम हैं, अभी तुमने देखा नहीं ईस्ट बंगाल अलग हो गया था, वो सब लोग एक साथ होने लगे। इन पंजाब अकाल तख्त जानते हो, स्वर्ण मंदिर का जो सबसे बड़ा तख्त है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब रखे हैं, ऐसे किया जाता है कि नहीं, अकाल तख्त, तो वहाँ का जो दल होता है उसको कहते हैं अकाली दल। क्या कहते हैं, जो अकाल तख्त को संभालता है, मैनेजमेंट करता है, लंगर खिलाता है। तो अकाली दल ने भी इसका सपोर्ट किया कि ब्रिटिश को हटाना होगा। ओके, द मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इनका भी मूवमेंट जो हो गया, गुरुद्वारा से ही अब ऐलान किया जाने लगा कि हमको ब्रिटिशर्स को हटाना होगा। नाउ दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन। कई लोगों ने बहुत सारे डिमांडेड ए बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। अब इसमें लिखा है गांधी महाराज की जय। असम में भी लोग क्या कहने लगे, गांधी महाराज की, और उन्होंने प्लांटेशन का काम ही छोड़ दिया। वैष्णव सॉन्ग्स ऑफ पीरियड ऑफ रेफरेंस टू कृष्णा वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय गांधी राजा। तो वही वैष्णव सॉन्ग इन असामी, वैष्णव सॉन्ग, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ले, ऐसा सॉन्ग है कि नहीं, तो ऐसा गाया जाने लगा था। पीपल्स महात्मा, तो अभी तक जो गांधी जी थे एक लीडर थे, अब उनको लोगों ने महात्मा की उपाधि दे दी, क्योंकि सत्य और अहिंसा के लिए चलते थे, गीता इनकी आदर्श थी। तो वी सी दैट देयर समटाइम्स पीपल थॉट गांधी जी एज ए काइंड ऑफ मसीहा। मसीहा का मतलब क्या होता है, सेवियर। तो सम पीपल सॉ गांधी जी एज सेवियर, जो उन्हें बचाने के लिए जिसका अवतार हुआ। ये जो लास्ट लाइन था कि वैष्णव सॉन्ग का रेफरेंस का कृष्ण से, जिसमें गांधी राजा क्यों कहा है? ठीक है, उसमें कुछ गाना बनाया होगा, तो कृष्णा, जहाँ पर कृष्णा जी का नाम आता था वहां पर गांधी राजा डाल के वही नाम बना दिया। जैसे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हम फिर उसको सोचे नहीं, राम नहीं, मोदी आएंगे आएंगे हमको जीत दिलाएंगे, हम उनको भगवान की जगह मोदी ही डाल दें। जैसे हमारा कोई, और नहीं कुछ लोग कहें राहुल आएंगे आएंगे राहुल आएंगे, है ना, ऐसा कोई करे, तो इसका मतलब है किसी को सब्स्टिट्यूट, उसकी एलिगरी बनाना। तो वहाँ असमिया गाने में कृष्ण है,
कृष्ण हटा के उन्होंने गांधी राजा आएंगे और वो तो खुशियां लाएंगे, ऐसे गाने लगे। तो ये चीज कर रैशनल सॉन्ग, समझ में आई बात कि नहीं। अब आगे क्या कहा जाने लगा कि ये बताया जाने लगा पीपल सॉ गांधी जी एज मसीहा। मसीहा एक उर्दू वर्ड है, लेकिन आप मसीहा ना कहना चाहें तो सेवियर। तो सेवियर का क्या मतलब है? रक्षक। तो उनको रक्षक के तौर पर देखने लगे। एंड इट इज गांधी जी हु कैन ओवरकम विद देयर माइजरी एंड पॉवर्टी। उनको हटा सकते हैं। दे ऑलवेज थॉट दे कैन फाइट अगेंस्ट जमींदार इफ दे सपोर्ट गांधी जी। वो ये सोचते थे। इसी तरीके से एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। एट द एंड ऑफ पावरफुल मूवमेंट पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है इलाहाबाद के पास है, जो कि अभी प्रयागराज कहलाता है। पहले उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, और ज्योति अब उसे क्या कहते हैं? बहुत देर है बताती हूँ। हाँ बोलो। उत्तर प्रदेश। देर में सोचती क्यों इतना? तुरंत बताया करो, दूसरों को मौका दे रही हो। सो उत्तर प्रदेश जो कि यूनाइटेड प्रोविंस था, उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो वहां प्रयागराज में क्या हुआ? क्या हुआ ज्योति? ही नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। सो मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स बट दे फेल्ट इट वाज गांधी जी हु हैड वन देयर डिमांड फॉर देम। तो एट द एंड ऑफ पावरफुल वुमेन, जो पीजेंट्स थे उनको निकाला जाने जा रहा था उनके घरों से, और उन्होंने इसका विरोध किया गांधी जी के नाम पे। तो ब्रिटिशर्स सोच गए ये कोई नेशनल मूवमेंट का पार्ट है। बोला ठीक है तुम मत निकलो, यहीं रहो। तो उन्होंने सोचा गांधी जी की जय हुई है, जीत हुई है। तो टेनेंट्स का मतलब किराएदार होते हैं। तो अगर उनको किसी चीज को कहीं से भी निकालना होता था तो लोग गांधी जी का ही नाम लेते थे और नारा लगाते थे और अपना काम बना लेते। ये चीज कही। तो at other times using Gandhi ji's name tribal and peasant undertook action they did not conform to Gandhian ideas। जिनको गांधी जी का आइडियल के भी बारे में नहीं पता था, गांधी जी क्या चाहते हैं, उनके आदर्श क्या हैं, वो भी गांधी जी का नाम लेके प्रोटेस्ट करने निकल जाते थे। और गांधी जी को बाद में पता चलता था ये तो गलत चीजों की डिमांड कर रहे हैं। किसी को दारू मांगनी होती थी तो जय गांधी जी के दारू मांग, जिसको जो मन कर रहा था वो गांधी जी के नाम पे कर रहा था। और गांधी जी को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, जिसको जो मन कर रहा था वो कर ही रहा है। ठीक है। It was he who got that is बेदखली stopped in Pratapgarh। तो the following is the extract from a CID report, that is currency which Mr. Gandhi name has acquired even in the remotest village is astonishing। No one seems to know quite who or which he was। बहुत सारे लोग गांधी जी का चेहरा भी नहीं देखे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर ऐसा कुछ था ही नहीं सबके एक्सेस में। लेकिन नाम सबने सुना था कि गांधी जी बहुत शक्तिशाली हैं, कोई जादूगर हैं, और उनका नाम लेने से सब काम बन जाते हैं। तो उसमें बेदखली जिनकी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया? अब यहाँ पर दिखाया गया है कि बेदखल कर दो, तुमको तुम्हारे घर से निकाल दो, बेदखल हो गए तुम, चलो हट जाओ अपने घर से, बाहर निकलो, सड़क सामान लेके, उसको कहते हैं बेदखली। तो इसमें क्या हुआ? ही इज ए महात्मा और साधु और पंडित और ब्राह्मण हु लिव्स एट इलाहाबाद इवन एज ए देवता। लोग सोचते थे कोई इलाहाबाद में रहता है, कोई कहते थे पता नहीं वो महात्मा है, कोई लोग उसे साधु कहते थे, कोई कहते थे कोई देवता हो। किसी को मालूम नहीं था गांधी जी कौन, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से। द रियल पावर ऑफ हिज नेम इज टू बी ट्रेस्ड बैक टू द आइडिया दैट इट वाज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़ एज ए जनरल रूल। Gandhi is not thought of an being antagonistic to government, but only to जमींदार। गांधी जी को लोग सोचते थे कि गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा नहीं सोचते थे, कुछ लोग सोचते थे ये जमींदारों से हमको जो मुक्ति दिलाएंगे वो गांधी जी। So it was not only Gandhi ji formula which has worked against government, it has also worked against cruel जमींदार। उन्हीं से तो मुक्ति दिला दी। अब हमने कहानी पढ़ ली 1922 तक का खिलाफत मूवमेंट, और साथ में दूसरा मूवमेंट कौन सा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अभी ये मूवमेंट नहीं आया, अभी आ गया है।
ये दोनों मूवमेंट जोर पकड़ चुके थे। अब 1922 के आगे की कहानी सुनो। देखो 1922 लिखा है कि नहीं, ये चीज जोर पकड़ चुकी थी। यहाँ पे कहीं लिखा है कि ये आगे आना, ठीक है। सो 1922 to 1929 टोटल 47 तक की कहानी है द हैपनिंग। तो क्या क्या हुआ होगा जब ये मार्च चल रहा था कि असहयोग करेंगे, तभी 1922 में क्या चौरी चौरा कांड हो गया। पुलिस वालों को उन्हीं के किसमें डाल के आग लगा दी गई, ठीक है। तो ये देख लीजिए, चौरी चौरा कांड गांधी मूवी। टू पुलिसमैन ना। तो नाउ नॉन ही एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने ये देखो लिखा है, शुरू किया था ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रुप में लिखा है कब शुरू हुआ, कुछ डेट है? बोले कि मोमेंटम गेन किया 1921 तो हाँ वही है, 1921 में तो हमने भी लिखा है ना, सही है। तो अब लेकिन ये एक साल के अंदर बंद हो गया ना। तो गांधी जी कॉल्ड ऑफ यानी बंद कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। अगला साल समझो शुरू ही हुआ था तभी बंद कर दिया, 6 महीने चलता है। ऐसा क्यों? ड्यू टू चौरी चौरा कांड इन बिहार। ड्यू टू चौरी चौरा कांड इन बिहार। चौरी चौरा मिसाइल भी कह सकते हैं। इन विच 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड इनसाइड पुलिस स्टेशन। इन विच 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड। अब वो पुलिसमैन भी हिंदुस्तानी थे, बस पुलिस वालों के यहाँ काम करते थे, कोई उसमें ब्रिटिशर थोड़ी वर बर्न्ड। लेकिन जो जनरल डायर ने जिनको हुक्म दिया था वो भी तो हिंदुस्तानी थे, सब तो हिंदुस्तानी थे। जिन्होंने राइफल पकड़ रखी थी वो कोई जनरल ब्रिटिश होते थे नहीं। तो वर बर्न्ड इनसाइड पुलिस स्टेशन। अब देखो अब यहाँ लिखा है थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेज इन मिड 1920 द गांधीयंस वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस। दिस प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल। उन्होंने अपना बेस और बनाया कि लोग और डिसिप्लिन्ड हो और इस तरीके से चौरी चौरा कांड नहीं करें। इसके लिए उनको 8 साल लग गए कि लोग डिसिप्लिन होने चाहिए ना, कि मूवमेंट हो रहा है और पता चला गांधी जी ने कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे, वहां जान ले रहे हैं। ऐसा सत्याग्रह क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम तो नॉन वायलेंस करेंगे, और कोई मार रहा है तो लोग तो इनका मजाक उड़ाएंगे कि नहीं, ये मूवमेंट सही नहीं है। अब जरा देखिए गांधीयन आइडिया, गांधीयन मूवमेंट, इस पूरे मूवमेंट को गांधीयन मूवमेंट के नाम से जाना गया 1915 से 47 तक के सारे मूवमेंट। तो गांधीयन आइडिया, गांधीयन आइडियल, गांधीयन मूवमेंट, जो भारत के लोग चल रहे थे उनके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन सिर्फ कौन थे? गांधी जी। उन्हीं के आइडियल्स पर वो चल रहे थे, भले ही परिचित ना हो, बट दे वर डूइंग इन द नेम ऑफ गांधी जी। सो दिस ऑल मूवमेंट वाज नेम्ड एज गांधीयन मूवमेंट। So in 1930, now Gandhi ji, after full preparation, started. देखो लिखा कॉपी में तुम्हारे बुक में। So in 1930, Gandhi ji started civil disobedience मूवमेंट। और इस मूवमेंट को उन्होंने कैसे शुरू किया? शौर्य बताओ, बोलो। हाँ लो बता दिया मैंने, नमक कानून तोड़ के। बहुत बड़ी बात,
भाई कैसे शुरू किया, नमक कानून तोड़ा, बोला हो गया सिविल डिसोबीडियंस, जिसका मन करे अब सारे कानूनों को तोड़ दो, हमने एक तोड़ दिया तुम भी तोड़ो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तोड़ के दिखाया उन्होंने कि नहीं? नमक उठा के, ये नमक सबका है, कोई पैसा नहीं लगेगा, यही। सो बाय ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, है ना ही। अब उन्होंने दांडी मार्च कब से कब तक किया, पढ़ो जरा। बाय ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, नमक कानून को कहते हैं सॉल्ट लॉ। ऐसा कुछ लिखा है? नहीं तो हम लिख सकते हैं ही स्टार्टेड दांडी मार्च, इसी 1930 में किया हुआ। ही स्टार्टेड दांडी मार्च, हम आपको दिखा भी देते हैं कि कब से कब तक हुआ, सिर्फ इतनी डेट बता दें। अबाउट दांडी मार्च, सर वो तो उसी दिन हो गया होगा ना। वो अब उसी से डेट रिकंसाइल कर लो। तो दांडी मार्च कब से कब तक हुआ है? तो 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल तक चली है। कितने दिन की यात्रा है बताओ जरा? रोज 10 मील चलते थे। He started दांडी मार्च, जरा देखो तो 24 दिन तक चले। स्टार्टेड दांडी मार्च, ठीक है। कहां से कहां तक चले? फ्रॉम साबरमती टू कोस्टल एरिया दांडी। फ्रॉम, उनका साबरमती आश्रम था ना। टू कोस्टल एरिया, समुद्र तट दांडी, और फॉर 24 डेज, है कि नहीं? 24 डेज। दिस मार्च वाज, 8 घंटे रोज पैदल चलते थे। वाज ऑफ 24। अब जरा देखो, तो इस तरीके से उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। आगे क्या दिखाया गया है? Two important developments were the formation of राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, a Hindu organization and Communist Party of India, held very different ideas about the country। अब लोगों को लगने लगा कि देश आजाद हो जाएगा, तो एक हिंदुओं ने अपनी सभा बनाई जिसका नाम आरएसएस है, अभी भी आरएसएस है। और जो आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, कभी तुमने देखा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग वो खाकी पैजामा पहन के लाठी लेके निकलते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। पहले इनके बारे में थोड़ा जानो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रार्थना, ये बहुत डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। ये देखो, ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। चलो ये इस तरीके से मार्च करते हैं। देखो, बारिश में भी मार्च करेंगे, ये जगह जगह तुम्हें मिल जाएंगे। जोधपुर में बहुत लोग निकलते हैं ऐसे ऐसे, और राष्ट्र के प्रेमी होते हैं, राष्ट्रभक्त बहुत होते हैं। तुमको रशिया की बता दी कि सबको एक रोटी खाने को मिलेगी, बता ना, लेनिन और स्टालिन आ गए थे जार से मूवमेंट। लेकिन चाइना में कुछ और हुआ। चाइना में भी बहुत गरीब लोग थे, तो चाइना के जो माओ थे उन्होंने अपने यहाँ के मजदूरों को बोला, जाओ तुमको अधिकार दिया जाता है, जितने मिल मालिक हैं सबको मार डालो और पूरी पूरी फैक्ट्री तुम्हारी है। इसको कम्युनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। कम्युनिस्ट मूवमेंट का मतलब है कि मालिक कोई नहीं है मिल का, तुम ही लोग जितना प्रॉफिट हो मिल बांट के खा लेना, अब से कोई मालिक नहीं है। तो तुम प्रॉफिट जो भी है मालिक को नहीं जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? सब किसको जाएगा? वर्कर को, वर्कर को जाएगा। सब मिल के खाओ, एंजॉय करो। और अगर एक मशीन खराब हो गई है तो कोई ज़रूरत नहीं उस पर पैसा लगाने की, 4 और तो काम कर रही हैं, उससे जो पैसा है एंजॉय करो, क्योंकि मजदूर कहाँ लगाएंगे पैसा? एक दीवार गिर गई फैक्ट्री की, गिर जाने दो, 3 दीवारों में ही काम करो। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर किसी राज्य को, किसी स्टेट को करप्ट करना है, बर्बाद करना है, तो कम्युनिस्ट पार्टी सबसे अच्छी पार्टी।
तुम मजदूरों के हाथ में दे दो सारी सत्ता, वो एक पैसा लगाएंगे फैक्ट्री में, और मालिक तो लगा देगा, मजदूर तो 1 रुपया नहीं लगाए, बस खाने के लिए सब रहते हैं। तो यही चीज इसने केरल को बर्बाद किया, इसने पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया। तो ऐसा चलता है। अभी सब जगह से कम्युनिस्ट पार्टी हट गई, इंडिया से तो हटी गई, बात समझ आ गई। लेकिन फिर भी तुम्हें जानना चाहिए इसका निशान क्या है, हसिया, हथौड़ा और सितारा। ये देखो, ये मजदूरों की पार्टी, इसीलिए इसका सिंबल भी कैसा था, ये देखो, इसको क्या कहते हैं, ये हसिया है क्या, ऐसे होता है ना हसिया, हथौड़ा और सितारा। मुसलमानों के यहाँ हथौड़ा बना है, हसिया हथौड़ा। इसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, कम्युनिस्ट। अभी थोड़े साल पहले तक ज्योति बसु थे वहां के मुख्यमंत्री, उनका शासन था। तुम्हारे यहाँ काम करने आएगा जब लेबर में, तो मेरा व्हाइट वॉश करना, उसी में डंडे में लंबा सा कपड़ा मारेगा, ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा। अब बोलो भाई कैसे मारे, चुप, डंडा पड़ेगा, शाम को पैसा ले लेगा, ला पैसा। मतलब मजदूर वहां के देखने तो राजा की तरह हैं, वो काम करेंगे, ज्यादा करो घर जला के चले जाएंगे। चुपचाप, नैनो कार का नाम सुना, 1 लाख की सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुई, और वहां खूब लोगों की भर्ती की गई। फिर बोला ठीक है काम शुरू कर, काम करेंगे तेरे लिए, है? पैसा देना, काम नहीं करेंगे। उसी दिन भट्टा बैठा दिया, चुपचाप वो वहां से लेके बेचारा टाटा गुजरात शिफ्ट किया। बोला ये जितना बचा है, कम से कम हमें मालूम नहीं था यहाँ सीपीआई के मजदूर हैं, ये तो हमारी कंपनी का कबाड़ा निकाल लेंगे, और नैनो भी बंद हो गई, मिल ही नहीं पाई। समझ में आया? तो सब लोगों ने सोच लिया कुछ भी हो, बंगाल में अपनी फैक्ट्री मत लगाना, जहाँ सीपीआई के मजदूर हों, काम नहीं करेंगे, वो पैसा पूरा नहीं, काम नहीं करेंगे। ये चीज समझ आ गई बात? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सर ये किसने लगाया था CPI? ये दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, दैट इज अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में। तो हु वाज फाउंडर, देख लेते हैं। तो ये चाइना की पार्टी है, चाइना का थीम है। अब देख लो, हु वाज फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया नहीं होना चाहिए, इंडिया बोल कोई बात नहीं। तो ये तो कानपुर में हो गई। हु वाज फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स ही सोशलिज्म के भी थे, जो कि सोवियत रूस में हुआ। 2 चीजों उन्होंने बताई, एक कम्युनिज्म और एक बहुत, ये जर्मन के हैं, बहुत सारी योग्यता थी, लेकिन जो भी इन्होंने चीजें बताई वो फेल हो गई सारी। अभी रशिया में चल रही है, रशिया में सोशलिज्म चल रहा है और चाइना में कम्युनिज्म। बात समझ में आ गई कि नहीं? वहां भी अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। और दूसरी कौन सी बताइए आपको? RSS। अभी वो दिखाया था कि नहीं एक गीत? तो ये राष्ट्रीय, राष्ट्र के हैं और स्वयं सेवक, अपनी भी सेवा स्वयं करो और दूसरों की भी करो, इस थीम के साथ। तो RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और इनको कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई बार्गेनिंग नहीं, ये लोग बिल्कुल किसी भी तरीके का करप्ट नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं होते। जितने भी आरएसएस के लोग होते हैं ना, वो देश के लिए करते हैं। तो अब जरा आगे तो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? तो वो पार्टियां इमर्ज हो गई। क्यों इमर्ज हुई? इसके आगे एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था जो कहता था नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हमें अपनी मातृभूमि से सदा प्यार है। ठीक है? तो कम्युनिस्ट पार्टी, दिस पार्टीज वर हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडिया, फाइंड आउट देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो तुमको बता दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ आइडिया कि मजदूरों का राज होगा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक का कि हम अपने देश को अच्छा बनाएं। तो 2 अलग अलग विचारधाराएं थी कि नहीं? तो एक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था कि हमें सारे अधिकार चाहिए, और एक देश की तरक्की के लिए। तो 2 आइडिया। नाउ अगले पेज पे क्या बना हुआ है? शौर्य डिमॉन्स्ट्रेशन अपोज द साइमन कमीशन। व्हाट डज इट मीन बाय साइमन कमीशन? जरा इसको भी देखो। नाउ 2 चीज देखिए। व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? दोनों एक बार लिख लेते हैं तब पता चलेगा। द एक्ट गिव द गवर्नमेंट पावर टू अरेस्ट विदाउट अ ट्रायल अप टू 2 years। ये तो मैं पढ़ा चुके हैं ना। देखो ये क्या लिखा है? पॉलिटिकल जो भी इसके एक्यूज्ड हैं
उनको कितने दिन तक रखा जा सकता है, पढ़ रहे हो कि नहीं? फॉर अप टू 2 years। तो ये अगर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है, दिखा कि नहीं? 2 साल तक। तो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट में वो 2 साल तक रख सकते हैं। चिंगम बाहर फेंकना बेटा, क्योंकि नीचे चिपका देते हो फिर बाद में हमें हाथ से हटाना पड़ता है, ठीक है? और सर हाँ, सर ये चित्तरंजन दास कौन थे? चित्तरंजन दास ये मुंशी थे, चित्तरंजन दास, CR दास और चित्तरंजन दास, ये बहुत बड़े पैसे वाले थे, साहूकार, और ये बॉम्बे के थे। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू सबके बारे में बोलिए। क्या लिखा है तो इसको पढ़ें जरा, ठीक है? ये तो तुमने रॉलेट एक्ट समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। व्हाट वाज साइमन कमीशन? जॉर्ज साइमन के अंडर में एक कमीशन बैठा लग गया था, तो उसने रिपोर्ट सबमिट की और उसने क्या बताया जरा देखो। तो साइमन कमीशन वाज नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ए ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर्स। 7 लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत आए और कमीशन वाज स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और वो ये पता करना चाहता था कि ठीक है हम इंडिया को आज़ादी दे रहे हैं लेकिन कैसे दी जाए। 30 से ये शुरू हो गया, 1930 से, कि हम इंडियन गवर्नमेंट बनाए तो कैसे बनाए, हम उनको पावर देने को तैयार हैं। जब तक इनका तीसरा मूवमेंट भी शुरू हो चुका था, नमक कानून टूट चुका था, तो फिर अब ये लोग आए और पैसे देने के लिए। खैर नमक कानून 30 में टूटा, लेकिन तब तक बात हो चुकी थी कि गांधी जी पावरफुल है। 2 बार इनको लंदन भी बुलाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए या गोलमेज सम्मेलन के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर से बात की, बात बन नहीं पाई। उन्होंने कहा ठीक है, गांधी जी ने बोला कि हम 1915 में आए थे, तो इन्होंने पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी बोला ठीक है हम तुमको इतने लोग देंगे, 1 लाख लोग देंगे, फिर तुम हमें आज़ादी दे देना। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये 15 में आ गए थे, 18 तक वार चला था कि नहीं? तो गांधी जी ने बोला ठीक है ले जाओ, हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन वो लोग मुकर गए। क्या उन्होंने फिर 18 के बाद आज़ादी दी? फिर से बुलाया इनको, और फिर उसके बाद जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार तुमको मालूम है कि ये 41 से 45 चला था, 42 टू 45 पे ये सीज हो गया था, 41 टू होगा 45, अभी देख लेते हैं 41 टू 40 ऐसे लिखा है, अभी देख लेते हैं इसमें, ठीक है? तो चलो, क्योंकि 45 में जब जापान पे वो हथियार गिरा गए तभी समझो वर्ल्ड वार खत्म हो गया। अब ये देखो, तो सेकंड उन्होंने बोला तुमने पहली ही शर्त पूरी नहीं की, पिछली बार कहा था 1 लाख लोग देंगे, हमारे सब लोगों को मरवा दिया, हमको आज़ादी नहीं दी, अब हम नहीं देंगे तुमको दूसरी बार। बोलो बात समझ में आई? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। वहाँ इनकी जो है मुलाकात चार्ली चैपलिन से भी हुई, गांधी जी उनसे बहुत। वो चार्ली चैपलिन को जानते हो कि नहीं? अच्छा, तो साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था जरा पढ़ो तो। स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो अब तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, इसने क्या रिकमेंडेशन दी? कमीशंस रिकमेंडेशन एबॉलिश दैट इज डायरकी, 2 लोगों का रूल खत्म होना चाहिए। ग्रांटिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स, गवर्नमेंट वाज पास्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसने ये बताया कि अब ज़्यादा लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटें दी जाएंगी और इनको प्रोविंशियल की तो सत्ता दे दो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिश के पास है। बोलो बात समझ आई? प्रोविंस का मतलब राज्य होता है। बोले राज्यों में तो इनकी सरकार दे दो, इनको ज़्यादा सीटें दो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी किसकी रहेगी? लोगों ने कहा हम तो नहीं मानते, और लाला लाजपत राय ये सब बोल दिए स्वराज तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। और फिर इसके बाद 1942 में गांधी जी ने एक और आंदोलन छोड़ दिया, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो मूवमेंट, ये सब छोड़ो, अब अवज्ञा छोड़ो, तुम ही भारत छोड़ो। वो चौथा सबसे बड़ा आंदोलन था, ये तुम्हें रहना ही नहीं है ना? बड़ी बात है कि नहीं? तो चौथा मूवमेंट कब आया बोलो? ये कब आया बताओ? अच्छा, ये कब आया? ये 1930। बोलो 1942 में क्या आया? अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, यानी क्विट इंडिया। अच्छा, इससे लड़ने की ताकत तो बची नहीं थी अंग्रेजों के पास, क्योंकि अभी जैसा ये बता रहे हैं हम इसको रिकंसाइल कर लेंगे, मेरे हिसाब से ये है सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना? WW2 फिर जैसा भी हो कभी हम देख लेते हैं नेट में, ठीक है? तो अब इसमें जब ऐसा मूवमेंट हो तो उनके पास सिपाही नहीं बचे, जितने थे थोड़े बहुत उनको भी लड़ने के लिए भेज दिया, तो भारत में रहे कहाँ?
तो उन्होंने कहा छोड़ो, तो उन्होंने छोड़ दिया। बात सुने। और तब तक सुभाष चंद्र बोस के 10,000 आजाद हिंद फौज भी तैयार हो चुकी थी। उनसे लड़ना क्या आसान काम था? ना। तो जो यहाँ पर बात की गई है डिमॉन्स्ट्रेशन, तो उन्होंने कहा कि जो 7 नए पार्लियामेंट के लोग बैठे थे ना, उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको थोड़ी बहुत शक्तियां और दे देंगे। बात उनको ये था कि कैसे गवर्नमेंट बनाई जाए, इंडियन गवर्नमेंट, तो उन्हें थोड़ी शक्ति दें, तो इसका विरोध होने लगा। और अब आगे जरा देखो, द डिकेड क्लोज्ड विद कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, लाहौर यानी अभी पाकिस्तान में है, तो कांग्रेस का जगह जगह अधिवेशन होता था, कभी पूना में, कभी बम्बई में, कभी कलकत्ता में, और लाहौर। 4 अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने लाहौर अधिवेशन में किस चीज की मांग कर दी बताओ? पूर्ण स्वराज की। क्या ये 26 जनवरी को मांग उठाई गई थी? और इसीलिए जो हमारा संविधान बना वो 26 जनवरी को लागू किया गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन था। तो बोलो, पूर्ण स्वराज की मांग कब उठाई गई? 26 जनवरी। देखो लिखा गया। सो ऑन 26 जनवरी